13 अगस्त 1972 पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी। आधी रात का वक्त। आसमान जैसे किसी गुस्से में था। बादल तोप की तरह गरज रहे थे। तूफानी हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। बारिश बस आने ही वाली थी। लेकिन इस सब के बीच एक जगह थी जो न हिली, न डोली, न डरी। रावलपिंडी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। ऊंची ऊंची दीवारें, उन पर लिपटे कांटेदार तार, हर मोड़ पर बंदूक थामे पाकिस्तानी सिपाही, और उन मोटी सलाखों के पीछे भारी भरकम तालों में बंद भारतीय वायुसेना के 12 पायलट। हर हरकत पर नजर थी, हर आवाज पर शक था, हर कदम पर बंदिश थी। आधी रात को ऐसी जगह से भागने का ख्याल भी करना यह बहादुरी नहीं थी, ये तो सीधा मौत को दावत देना था। और फिर भी 3 भारतीय पायलट चुपचाप, धैर्य के साथ और बेहद होशियारी से ठीक यही करने की तैयारी कर रहे थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल, फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी। न कोई हथियार, न बाहर से कोई मदद, न सही नक्शा, बस फौलादी हौसला, तेज दिमाग और एक जिद। चाहे जान जाए, वतन की मिट्टी पर वापस लौट कर रहेंगे। 13 अगस्त की उस तूफानी रात जब आंधी ने आसमान को ढक लिया, इन तीनों ने 18 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार को पार किया। पाकिस्तानी सिपाहियों की नाक के नीचे से निकले और अंधेरे में गायब हो गए। पीछे छूटा तो बस एक सुराख जो पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा तंत्र पर एक करारा तमाचा था। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जमीनी और हवाई लड़ाई शुरू हो गई और भारत लगभग हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पछाड़ रहा था। लेकिन लाहौर के पास जफरवाल शहर में एक पाकिस्तानी वॉच टावर था जो भारतीय हवाई अभियानों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। उसे तबाह करना जरूरी था। यह मिशन सौंपा गया आदमपुर बेस के 26 स्क्वाड्रन को। 10 दिसंबर की सुबह फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने सुखोई SU-7 जेट में बैठे और आसमान की तरफ उड़ान भरी। निशाना था वही वॉच टावर, लेकिन वो कभी उस तक नहीं पहुंच सके। जफरवाल के ऊपर उड़ते वक्त एक एंटी एयरक्राफ्ट गोले ने उनके जेट को जा लिया। विमान में आग लग गई और वो जमीन की तरफ गिरने लगा। पारुलकर के पास सेकंड्स थे फैसला करने के लिए। उन्होंने पैराशूट खोला। वो जिंदा उतरे, घायल, अधमरे। लेकिन जिस जमीन पर उनके पैर पड़े वो भारत नहीं था, वो पाकिस्तान था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, नारे लगाती भीड़ उनकी तरफ दौड़ी, वर्दी फाड़ी, सामान लूटा और इतना मारा कि पारुलकर बेहोश हो गए। अगर पाकिस्तानी फौजी उस वक्त न पहुंचते तो उस भीड़ ने उस दिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को जिंदा नहीं छोड़ना था। सिपाहियों ने भीड़ को हटाते हुए कहा, यह हमारे लिए जिंदा ज्यादा काम का है। जब पारुलकर को होश आया, वो रावलपिंडी की एक अंधेरी कोठरी में थे। सामने एक पाकिस्तानी अफसर बैठा था, बगल में राइफल थामे एक गार्ड। अफसर ने एक कागज आगे बढ़ाया और मांग रखी, आदमपुर एयरफील्ड का नक्शा बनाओ। पारुलकर ने इनकार किया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने एक फैसला किया, नक्शा बनाएंगे, लेकिन सही नहीं। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कागज पर नक्शा बनाया, आदमपुर का नहीं बल्कि मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का। पाकिस्तानी अफसर खुश होकर उठा, मुंह पर मुस्कान ली कोठरी से बाहर गया। 10 मिनट बाद वो वापस आया, आग बबूला। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? आज रात कोने में खड़े रहो, खाना नहीं, पानी नहीं, और अगर हिले तो गोली। घंटों तक पारुलकर खड़े रहे, दर्द से पैर कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा घुटना मोड़ा, गार्ड ने राइफल चढ़ा ली, लेकिन उस गार्ड का दिल भी पिघल गया। उसने धीरे से कहा, साहब बैठ जाइए, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। यह थी दिलीप पारुलकर की पाकिस्तानी जेल में पहली रात। अगले कुछ दिन और भी कठिन थे। अकेली कोठरी, मानसिक यातना, कभी खाना नहीं, कभी पानी नहीं, एक ही सवाल बार बार, हर रोज। लेकिन पारुलकर नहीं टूटे। जब कुछ हफ्तों बाद उन्हें बाकी कैदियों से मिलने दिया गया तो पता चला कि हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। स्क्वाड्रन लीडर धीरेंद्र जाफा की कमर में प्लास्टर था। उन्हें भी रोज पूछताछ होती। टॉयलेट जाते वक्त उनके मुंह पर पिलोकेस चढ़ा दिया जाता ताकि जेल का नक्शा न जान सके। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल को चाय बहुत पसंद थी। पाकिस्तानी अफसर रोज पूछते, ग्रेवाल चाय पियोगे? वो हाँ कहते। चाय कभी नहीं आती। लेकिन एक शख्स था जो इन सबसे अलग था, कैंप इंचार्ज उस्मान हमीद।
वो भारतीय कैदियों के साथ इज्जत से पेश आते थे। बाकी पाकिस्तानी अफसर उनसे नाराज रहते थे। उस्मान ने कैदियों के लिए एक कैसेट प्लेयर का इंतजाम किया और पारुलकर की गुजारिश पर एक एटलस भी दिया। वो एटलस आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। 25 दिसंबर 1971 को क्रिसमस पर उस्मान ने सभी युद्धबंदियों के लिए एक छोटी सी चाय केक पार्टी रखी और वहीं पहली बार भारतीय पायलटों को पता चला कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत जंग जीत चुका है। पूरे कैंप में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई। विंग कमांडर बनी कोहेलो ने उस्मान से इजाजत मांगी। हम अपने शहीद साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहते हैं और फिर अपना राष्ट्रगान गाना चाहते हैं। उस्मान ने हां कह दिया। उस शाम पाकिस्तान की जेल में जन गण मन की गूंज उठी और हर भारतीय की आंखें भर आईं। ज्यादातर कैदियों को भरोसा था, भारत में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी हैं तो जल्द ही बदलाव होगा, हम घर जाएंगे, सब्र करो। लेकिन दिलीप पारुलकर यह नहीं सोचते थे। उन्हें पता था राजनीतिक बातचीत में सालों लग सकते हैं और इस बीच अगर हालात बदले तो रिहाई और दूर हो जाएगी। उन्होंने सबसे पहले अपने साथियों से भागने की बात की। कोई तैयार नहीं हुआ। सबने समझाया, जोखिम मत लो। पारुलकर चुप हो गए, लेकिन मन में काम जारी रहा। हफ्ते बीते, महीने बीते, कोई खबर नहीं आई। एक बार फिर पारुलकर ने पूछा। इस बार 2 हाथ उठे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल, फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी, तीनों जवान थे। तीनों की शादी नहीं हुई थी और तीनों तैयार थे जान की बाजी लगाने के लिए। पहला काम था सही सेल ढूंढना, जो जेल की बाहरी दीवार के करीब हो, जहां गार्ड कम हो। सेल नंबर 4 बिल्कुल सही, लेकिन जेल में सेल बदलना आसान नहीं था। इसके लिए पारुलकर ने गार्ड से दोस्ती की, अपने स्वभाव और थोड़ी सी चतुराई से, और जल्द ही तीनों उस सेल में शिफ्ट हो गए। उनके साथ चौथे पायलट विद्याधर शंकर छाटी को भी वहां रखा गया। वो भागने के प्लान में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर कदम पर अपने साथियों की मदद की। अब अगला काम था 18 इंच मोटी दीवार में सुराख करना। न कोई औजार था, न कोई मशीन, लेकिन दिमाग था। पारुलकर और साथियों ने कुछ दिन जानबूझकर दाढ़ी बढ़ाई। फिर कैंप इंचार्ज से दाढ़ी काटने के बहाने एक कैंची मांगी। एक स्क्रू ड्राइवर भी जुगाड़ से मिला। रात के 12 से 1 बजे के बीच जब सब सो जाते, पारुलकर और ग्रेवाल बारी बारी से बेड के नीचे घुसते और बेहद आहिस्ता दीवार को खुरचते। हरीश और छाटी पहरा देते। रेडियो की आवाज बढ़ा दी जाती ताकि खुरचने की आवाज दब जाए। जो मलबा निकलता वो रेड क्रॉस के खाली डिब्बों में छुपा दिया जाता। सुराख को बिस्तर से ढका जाता। एक रात ग्रेवाल बेड के नीचे काम में लगे थे। अचानक एक गार्ड दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने टॉर्च मारी। सेल में 4 की जगह 3 लोग। वो गार्ड चाबी लेने भागा और उन चंद सेकंड्स में ग्रेवाल बिजली की तरह बेड से निकले और सोने का नाटक करने लगे। जब गार्ड इंचार्ज के साथ लौटा और टॉर्च मारी, चारों वहां थे। इंचार्ज ने पहरेदार को ही डांट लगाई और तीनों बाल बाल बचे। जिनेवा कन्वेंशन के तहत हर युद्धबंदी को हर महीने 57 रुपये मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान जोड़ा। फटे पैराशूट के कपड़े से एक बैग बनाया। दिशा जानने के लिए कंपास चाहिए था, तो ट्रांजिस्टर की बैटरी से सिलाई की सुइयों को मैग्नेटाइज किया और उन्हें एक खाली पेन में छुपा दिया। एक साधारण सा पेन जिसे जेब में लगाकर घूमा जा सकता था। अब एक काम का कंपास था। पठानी सूट सिलवाए गए ताकि बाहर निकलने के बाद लोकल लोगों में घुल मिल सके। पारुलकर के घर से आए कपड़ों से जेल के ही एक दर्जी ने 3 सूट तैयार किए। एक रात जब पारुलकर बेड के नीचे काम कर रहे थे, अचानक सुराख में लगा कपड़ा बाहर से खींचा। पारुलकर की धड़कन रुक गई। क्या किसी ने देख लिया? वो बाहर आए, साथियों को बताया। चारों की हालत खराब हो गई, लेकिन कोई आया नहीं। पारुलकर फिर सुराख के पास गए और देखा बाहर एक बिल्ली खड़ी थी, मुंह में वो कपड़ा दबाए। उस दिन उन सब की जान में जान आई। वो रात 13 अगस्त 1972 महीनों की तैयारी अब मुकम्मल थी। दीवार में सुराख था। बिना मसाले की ईंटें लगी थीं जो आसानी से हटाई जा सकती थी। नक्शे रटे जा चुके थे। कपड़े तैयार थे। सामान बंधा था। अब बस एक सही रात का इंतजार था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। पारुलकर को यकीन था उस दिन गार्ड्स ढीले रहेंगे और उससे एक रात पहले 13 अगस्त को तूफान आया। बिजली चमकी, बादल गरजे, आंधी चली। पारुलकर के हौसले और बढ़ गए। आधी रात को तीनों ने पठानी सूट पहने।
एस्केप किट उठाई, अपने चौथे साथी छाटी से गले मिले, विदा ली और एक एक करके तीनों उस सुराख से रेंगते हुए बाहर निकल आए। बाहर की तरफ धूल भरी आंधी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे। एक संकरी गली में एक गार्ड चारपाई पर बैठा था, मुंह पर कंबल डाले। तीनों उसके पास से गुजरे। हवा का शोर इतना तेज था कि उनके कदमों की आवाज दब गई। वो जेल की बाहरी दीवार तक पहुंचे, तभी बारिश शुरू हो गई। गार्ड ने कंबल हटाया और बरामदे की तरफ भाग गया और उसी पल तीनों ने दीवार फांद ली। जैसे ही उनके पैर जेल से बाहर जमीन पर पड़े, हरीश सिंह जी के मुंह से एक शब्द निकला, आजादी। लेकिन वो आजादी अभी 250 किलोमीटर दूर थी। प्लान था पेशावर होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचना, वहां से अफगानिस्तान में दाखिल होकर भारत। भींगते हुए तेज कदमों से तीनों बस स्टैंड पहुंचे। पेशावर की बस पकड़ी। सुबह 6 बजे तक पेशावर। आगे पहचान छुपाने के लिए तीनों ने नाम बदले। दिलीप पारुलकर बने, फिलिप पीटर, MS ग्रेवाल बने, अली अमीर, हरीश सिंह जी बने, हेरल जेकब। तांगे से, फिर पैदल, फिर एक भरी हुई बस की छत पर बैठकर सुबह 9:30 बजे तक वो लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान का बॉर्डर तोरखम बस 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। और एक चाय की दुकान पर जब उन्होंने लंडी खाना रेलवे स्टेशन पूछा तो सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। वो स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। और तभी एक शख्स आया। उसने तीखे सवाल दागे। भीड़ जमा हो गई। वो तहसील का क्लर्क था और उसे शक हो गया। ग्रेवाल ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन वो आदमी नहीं माना। तीनों को तहसीलदार के सामने पेश किया गया और तभी पारुलकर ने एक दांव खेला। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग हैं। अगर यकीन न हो तो उस्मान हमीद से बात करो। उस्मान वही जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे। तहसीलदार ने फोन लगाया। पारुलकर ने इस तरह बात की कि पास बैठे तहसीलदार को कुछ समझ न आए, लेकिन फोन की दूसरी तरफ उस्मान हमीद सब समझ गए। उस्मान ने तहसीलदार से कहा, ये हमारे लोग हैं, इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना जब तक हमारे सैनिक न आ जाएं। उधर रावलपिंडी जेल में सुबह 11 बजे हड़कंप मच चुका था। सेल नंबर 4 की दीवार में बड़ा सुराख और अंदर बस एक कैदी, छाटी। 2 पाकिस्तानी गार्ड्स की बातें छाटी के कानों तक पहुंची। इसे गोली मार देते हैं, बोल देंगे चारों साथ भाग रहे थे। छाटी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तभी दूसरी आवाज, बड़े अफसरों को पता है कितने भागे और कितने बचे। इसे मारा तो हम भी नहीं बचेंगे। छाटी की जान बची। तीनों भारतीय पायलट्स को वापस रावलपिंडी लाया गया। 30 दिन की एकांत कैद की सजा मिली और फिर उन्हें फैसलाबाद जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय युद्धबंदी पहले से थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली की बातचीत तेज हो चुकी थी। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। जिस दिन तीनों के पैर वाघा बॉर्डर के उस पार भारत की मिट्टी पर पड़े, उस दिन हजारों लोगों का हुजूम उनके इंतजार में खड़ा था। फूलों की मालाएं, आंखों में आंसू, सीने में गर्व। रिहाई के कुछ महीने बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर ने वायुसेना प्रमुख PC लाल को एक तोहफा दिया, एक साधारण सा फाउंटेन पेन। जब PC लाल ने ढक्कन खोला तो अंदर सुइयां थीं। वो कंपास था, वही कंपास जो पाकिस्तानी जेल में सुइयों और ट्रांजिस्टर की बैटरी से बनाया गया था। और जब पारुलकर की शादी हुई, भारत लौटने के 5 महीने बाद, तो पाकिस्तानी जेल में उनके साथ रहे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन विट्ठल कामत का एक टेलीग्राम आया। उसमें लिखा था, नो एस्केप फ्रॉम द स्वीट कैप्टिविटी। मीठी कैद से कोई नहीं भाग सकता। ये कहानी है उन 3 शेरों की जिन्होंने न हथियार से, न ताकत से, बल्कि दिमाग से, धैर्य से और अटूट हौसले से दुश्मन की जेल को मात दी। जिनकी दास्तान हमें याद दिलाती है कि जब इरादा पक्का हो तो दीवारें भी रास्ता दे देती हैं। जय हिंद।